हेलो बच्चों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु की संरचना का जो मॉडल दिया गया है वो डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा, उसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने बात कर ली थी कैसे एक्स किरणों की खोज होती है, कैसे इलेक्ट्रॉन की खोज होती है, कैसे प्रोटॉन की खोज होती है और न्यूट्रॉन की खोज होती है। हमने इसके बारे में बात कर लिया था। ये हमारा पार्ट 3 है। डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा जो मॉडल दिया गया है उसके बारे में क्या कुछ बताया गया है। उसमें पहला मॉडल हम पढ़ने वाले हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल जो कि तरबूज मॉडल के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि परमाणु जो है वो अति सूक्ष्म गोलाकार कण है और ये है गोलाकार कण। और परमाणु के मध्य, इन्होंने कहा परमाणु के मध्य धनावेश एवं ऋणावेश वितरित हैं, धनावेश एवं ऋणावेश वितरित हैं। और कैसे वितरित है, जैसे तरबूज में काले काले बीज। ये मान लेते हैं अगर तरबूज है, ये है धनावेश, ये धनावेश है, धनावेशित कणों से मिलकर बना हुआ है, ये थॉमसन के द्वारा बताया गया। और इसके मध्य में ऋणावेश इस तरह से वितरित है जैसे तरबूज में काले काले बीज। यही तरबूज मॉडल कहा जाता है थॉमसन का। ये संरचना आप देख रहे हैं, इससे स्पष्ट होता है। अब इनके मॉडल के क्या दोष थे, क्या कमियां थी। इन्होंने कहा परमाणु में धनावेश है और धनावेश के मध्य ऋणावेश वितरित है। और जब धनावेश के मध्य ऋणावेश वितरित है तो ये क्या करेंगे, ये धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। और जब एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे तो परमाणु का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। और जब परमाणु का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा तो इसका मतलब ये बात तो सही नहीं है, इस बात की पुष्टि होती है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि जब कोई कण गतिशील नहीं होता है, जब कोई कण गतिशील नहीं है तो स्पेक्ट्रम, एक्स किरण स्पेक्ट्रम सतत प्राप्त होना चाहिए। एक्स किरण स्पेक्ट्रम रैखिक प्राप्त होता है। तो ये रैखिक क्यों प्राप्त होता है, थॉमसन का परमाणु मॉडल इस बात की व्याख्या नहीं कर सका। नेक्स्ट भैया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब रदरफोर्ड साहब आते हैं और इन्होंने परमाणु मॉडल के बारे में बताया। इन्होंने कहा परमाणु दो भागों से मिलकर बना है, धनावेशित नाभिक, धनावेशित नाभिक। और दूसरा इन्होंने बताया नाभिक के चारों ओर का वो त्रिविम क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। रदरफोर्ड साहब ने कहा कि परमाणु दो भागों से मिलकर बना है, पहला धनावेशित नाभिक और दूसरा नाभिक के चारों ओर का वो त्रिविम क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो धनावेशित नाभिक ये हो गया हमारा। और उन्होंने कहा कि इसके चारों तरफ का वो क्षेत्र जिसमें कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। परमाणु इन दो भागों से मिलकर बना हुआ है। क्लियर बात। तीसरी बात क्या कहा है कि जो परमाणु का समस्त द्रव्यमान होता है उसके नाभिक में केंद्रित होता है। तीसरे पॉइंट में कहा गया कि जो परमाणु होता है उसका जो समस्त द्रव्यमान होता है वो उसके नाभिक में केंद्रित होता है। चौथे पॉइंट में और क्या कहा गया कि नाभिक के चारों ओर गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल तथा नाभिक के अपने वेग के द्वारा उत्पन्न अपकेंद्र बल द्वारा कक्षा में संतुलित रहता है। ये पॉइंट बताया गया। मतलब जब इलेक्ट्रॉन गति कर रहा होता है तो ये भी एक तरह का क्या करता है, अपकेंद्र बल लगता है इस पर। अपकेंद्रीय बल फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। अपकेंद्रीय बल द्वारा और नाभिक के आकर्षण बल के द्वारा कक्षा में ये केंद्रित रहता है और इस प्रकार वो चक्कर लगाता रहता है। लिखेंगे ये 4 पॉइंट रदरफोर्ड के द्वारा बताया गया। एक बार फिर से सुनेंगे। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या बात की गई। इन्होंने कहा परमाणु दो भागों से मिलकर बना हुआ है, पहला धनावेशित नाभिक और दूसरा नाभिक के चारों ओर का वो त्रिविम क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं।
तीसरे पॉइंट में बताया गया रदरफोर्ड के द्वारा कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में केंद्रित रहता है। और चौथे पॉइंट में ये बात क्लियर की गई कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल एवं अपने वेग से उत्पन्न अभिकेंद्री बल द्वारा कक्षा में संतुलित होता है। ये 4 पॉइंट हैं जो कि रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में बताया, लेकिन फिर भी इसके अलावा भी इनके परमाणु मॉडल में कुछ दोष पाए गए। अब उस दोष के बारे में हम जानेंगे, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के क्या दोष थे। नेक्स्ट भैया, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के दोष में क्या है भैया, इनके दोष को भी जान लेते हैं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के दोष की अगर हम बात करें तो एक सिद्धांत आता है क्लार्क मैक्सवेल का। क्लार्क मैक्सवेल ने एक सिद्धांत दिया है और उस सिद्धांत को विद्युत गति के सिद्धांत बोला जाता है। विद्युत गति का सिद्धांत, क्लार्क मैक्सवेल के विद्युत गति के सिद्धांत के अनुसार ये बताया गया कि जब कोई भी आवेशित कण गति कर रहा होता है तो प्रकाश ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन भी क्या है, गति कर रहा होता है और इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चारों ओर गति कर रहा होता है। और जब ये चारों ओर गति कर रहा होता है तो क्या होगा, ये भी प्रकाश ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। और जब प्रकाश ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो इसके खुद के ऊर्जा में कमी आएगी, और खुद के ऊर्जा में कमी आएगी तो ये नाभिक है और इसका भी इसके ऊपर आकर्षण बल लग रहा है। ये है आकर्षण बल लग रहा है। और जब ये आकर्षण बल लगेगा और इसकी ऊर्जा स्तर में कमी आएगी तो ये इलेक्ट्रॉन इस वाले कोष में आ जाएगा। और जब ये मूव करेगा, प्रकाश ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा पोजीशन। और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि इलेक्ट्रॉन ये नाभिक में गिर पड़ेगा। और जब इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर पड़ेगा तो इस प्रकार परमाणु का अस्थायित्व खत्म हो जाएगा। परमाणु का अस्थायित्व खत्म हो जाएगा। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, इस बात की व्याख्या हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, इस बात की व्याख्या रदरफोर्ड साहब नहीं कर सके। नेक्स्ट है दूसरा क्या दोष था, उसकी बात कर लेते हैं। पॉइंट में क्या बताया गया, इन्होंने कहा कि जब तत्वों का एक्स किरण स्पेक्ट्रम लिया गया तो चूंकि एक्स किरण भी प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है और इलेक्ट्रॉन के अपने वेग से उत्पन्न प्रकाश ऊर्जा भी प्रकाश ऊर्जा का रूप है, और दोनों को परस्पर विसरित हो जाना चाहिए और एक्स किरण स्पेक्ट्रम सतत प्राप्त होना चाहिए। जबकि स्पेक्ट्रम रैखिक प्राप्त होता है। रैखिक स्पेक्ट्रम क्यों प्राप्त होता है, इसकी व्याख्या रदरफोर्ड साहब नहीं कर सके। यानी दूसरे साइंटिस्ट आते हैं। नेक्स्ट है बोर का परमाणु मॉडल। तो इन्होंने 2 बातें रदरफोर्ड की एक्सेप्ट कर ली थी। इन्होंने कहा कि परमाणु 2 भागों से मिलकर बना होता है। बिल्कुल आपकी बात सही है। धनावेशित नाभिक और नाभिक के वो चारों ओर का वो त्रिविम क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इस बात को बोर ने भी मान लिया था। अब तीसरे पॉइंट में क्या कहते हैं, तीसरे पॉइंट में इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। दूसरे पॉइंट में ये बात बोर साहब ने कहा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। और चौथे पॉइंट में एक और बात कह रहे हैं। इन्होंने कहा कि ये बात तो क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा, लेकिन चौथे पॉइंट में इन्होंने एक बात और स्पष्ट की। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणित होता है। ये बात क्लियर हो गई। यानी कि अगर कोणीय संवेग mv/r की बात करें तो वो h/2 पाई का पूर्ण गुणित होता है। होयर जहां m का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का वेग, v का मतलब द्रव्यमान होगा, यहाँ पे द्रव्यमान होगा, b बराबर इलेक्ट्रॉन का वेग होगा, r बराबर कोश त्रिज्या होगी, और h बराबर होगा आपका प्लैंक नियतांक। प्लैंक एक साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने इसको खोज की थी, इसी के नाम पर इसे प्लैंक नियतांक कहा जाता है। और n क्या है, कोई धन पूर्णांक संख्या है, कोई धन पूर्णांक संख्या है। ठीक है,
ये पॉइंट क्लियर हो गया, क्लियर हो गई बात। चौथे पॉइंट में इन्होंने कहा कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में कूदता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, जबकि निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो वह ऊर्जा का अवशोषण करता है। यही 4 पॉइंट बताया गया था बोर के द्वारा और यही बोर का परमाणु मॉडल है। इसके बावजूद भी इनमें कुछ कमियां रह गई, कुछ दोष पाए गए और उस दोष को हम बोर के परमाणु मॉडल के दोष के रूप में आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट भैया, बोर का परमाणु मॉडल के दोष के बारे में क्या कहेंगे। इनमें पहली बात तो ये थी कि इन्होंने जो भी चारों बातें बताई थी वो चारों बातें तो एक इलेक्ट्रॉनीय परमाणु के लिए तो सही थी, एक इलेक्ट्रॉनीय परमाणु के लिए तो सही थी, लेकिन बहु इलेक्ट्रॉनीय परमाणु की व्याख्या नहीं कर सके। पहली कमी आई। इनका ये मॉडल तो एक इलेक्ट्रॉनीय परमाणु पर बिल्कुल परफेक्ट रहा, लेकिन अब जब इन्होंने बहु इलेक्ट्रॉनीय परमाणु के बारे में बात की तो इनमें विभिन्नता देखने को मिली, डिफरेंशिएशन देखने को मिला। अब इसलिए ये बोर का परमाणु मॉडल में ये कमी तो पहली हो गई। दूसरी कमी क्या देखने को मिली? दूसरी कमी, जब तत्वों का एक्स किरण स्पेक्ट्रम प्राप्त किया गया तो एक्स किरण स्पेक्ट्रम में जो एकल रेखाएं मिलती हैं उनको उच्च विभेदन क्षमता की माइक्रोस्कोप से जब देखा गया तो वो रेखाएं जो थी एकल ना हो करके सूक्ष्म रेखाओं का समूह पाई गई। ये सूक्ष्म रेखाएं क्यों उत्पन्न होती हैं, इस बात की व्याख्या बोर साहब नहीं कर सके। ये दूसरी कमी थी। दूसरी बात क्लियर हो गई। तत्वों का जब एक्स किरण स्पेक्ट्रम प्राप्त किया तो जो एकल रेखाएं मिली उसको उच्च विभेदन क्षमता की सूक्ष्मदर्शी द्वारा जब देखा गया तो ये रेखाएं एकल ना होकर के सूक्ष्म रेखाओं का समूह पाई गई। ये सूक्ष्म रेखाएं क्यों उत्पन्न होती हैं, इसकी व्याख्या बोर साहब नहीं कर सके। ये दूसरा दोष था। तीसरे दोष की बात करते हैं। जब एक्स किरण स्पेक्ट्रम लिया जाता है तो दोनों तरफ विद्युत चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया गया और जब विद्युत चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया गया तो जो एकल रेखाएं रैखिक स्पेक्ट्रम में प्राप्त होती हैं वो विभक्त हो जाती हैं। विभक्त हो जाती हैं, इसे ही कहा जाता है जीमान प्रभाव। जीमान प्रभाव याद रखेंगे, ये पॉइंट बहुत पूछा जाता है, ये सवाल बहुत पूछा जाता है। व्हाट इज द जीमान प्रभाव, व्हाट इज जीमान इफेक्ट। क्लियर हो गया? तो आप क्या लिखेंगे, तो पॉइंट में लिख लेंगे। आप पॉइंट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तत्वों का एक्स किरण स्पेक्ट्रम लेते समय जब विद्युत चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो प्राप्त एकल रेखाएं विभक्त हो जाती हैं, इसे ही जीमान प्रभाव कहते हैं। और ये जीमान प्रभाव क्यों उत्पन्न होता है इसकी व्याख्या नहीं कर सके, इसकी व्याख्या नहीं कर सके। नेक्स्ट भैया, सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल। अब सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल क्या कहता है? सोमरफेल्ड के परमाणु मॉडल की अगर हम बात करें तो ये पूरी तरह से बोर के परमाणु मॉडल से संतुष्ट थे। ये बात लिखेंगे, पूर्णतया संतुष्ट थे, लेकिन इन्होंने दो अतिरिक्त बातों की संकल्पना की। और वो क्या बातें थी? पहली बात इन्होंने बताया, इन्होंने कहा कि अंतर्वेधी कक्षाएं पाई जाती हैं। अंतर्वेधी कक्षाओं की संकल्पना व्यक्त की इन्होंने। दूसरी बात इन्होंने कहा कोशों को उपकोशों में विभाजित किया गया, कोशों को उपकोशों में विभाजन, और इन्हीं उपकोशों में इलेक्ट्रॉन के वितरण की व्यवस्था की जाती है। और वो इलेक्ट्रॉन वितरण की जो व्यवस्था है वो आप पढ़ेंगे आगे अगली कक्षाओं में, अगले सेशन में हम पढ़ेंगे इसे। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको ये बातें अच्छे से समझ में आई है तो अपने दोस्तों को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।